हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से आज के मैथ्स के वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे वहीं से जहां से हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था, यानी कि जो हमारा टॉपिक आजकल चल रहा है जो है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के इससे पहले हमने आपके बीच कुछ वीडियोस लेके आए थे। इससे पहले जो वीडियोस हम लेके आए थे उसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए भी थे। उन क्वेश्चंस का होप सो आपको क्लियर हो चुके होंगे। जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने किए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज का जो सेशन हम शुरू कर रहे हैं वो उन्हीं से आगे करते हैं कि और किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट में रह सकते हैं। जो आज हमारे साथ पहली बार वीडियो में जुड़ रहे हैं या जो पहली बार हमारे साथ लेक्चर में जुड़ रहे हैं, वो इससे पहले के जो सेशन है, इससे पहले जो वीडियोस हम लेके आए थे इसी पर्टिकुलर टॉपिक यानी सिंपल इंटरेस्ट पर, आप उसे पहले जरूर देख लें, क्योंकि उसके बाद आपको इस पर्टिकुलर सेशन में काफी हेल्प मिलेगी। ये जो सेशन है ये थोड़ा सा पहले वाले से थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल पे होने वाला है। थोड़ा सा इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो पिछले वाले से थोड़े से लंबे और थोड़े से एडवांस थोड़े हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम सेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो आज का हम सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, मैन बोरोड ₹50,000 फॉर 3 years, a part of which he borrowed at the rate of 5% per annum and the remaining at the rate of 6% per annum. If he pays ₹8,400 as the total interest after 3 years, then find out the sum that he borrowed at the rate of 6% per annum. ओके, चलो देख लेते हैं। हिंदी में बोला, एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए, जिसका एक भाग वह 5% वार्षिक तथा दूसरा भाग 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार लेता है। यदि वह 3 वर्ष पश्चात 8,400 रुपए का कुल ब्याज अदा करता हो तो 6% दर पर उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो, इस टाइप से हमने क्वेश्चन पहले भी किए थे जहां पर हमने किसी पर्टिकुलर अमाउंट के हिस्से बनाए थे, पर वहां और इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि वहां पर जो हिस्से थे वो बराबर हिस्से थे। हमने इससे पहले वाले सेशन में क्वेश्चन करे हैं जहां पर किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट के यानी कि पर्टिकुलर प्रिंसिपल के एक पर्टिकुलर मूलधन के 2 बराबर हिस्से हमने लिए थे। यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है, पूरा देख सकते हो क्वेश्चन में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि जो जिन दो हिस्सों की आप बात करो वो दोनों हिस्से बराबर है। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से होगा। तो हमने सपोज करो 50,000 में से एक पी हमने एक पैसा ले लिया, पी एक अमाउंट ले लिया, पी एक प्रिंसिपल एक मूलधन ले लिया, जिसको हमने 6% की दर पर उधार दिया। ठीक है, अब 6% की दर पर हमने से कितने साल के लिए उधार दिया, तो हमने से 3 साल तक उधार दिया। तो 3 साल में हमें इस पी पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमने पढ़ा है कि सिंपल इंटरेस्ट कभी भी चेंज नहीं होता, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है। तो 6% अगर 3 साल तक आपको इंटरेस्ट देगा तो वो टोटल आपको 18% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इस प्रिंसिपल पर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 18% का इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। तो 50,000 के आपने जो 2 हिस्से किए थे, तो अगर मैं सपोज करो आपको एक्सप्लेन करूं, तो अगर 50,000 के हम 2 हिस्से दे रहे हैं तो 50,000 को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि 50,000 का अगर एक हिस्सा पी है तो दूसरा हिस्सा क्या होगा, दूसरा हिस्सा हो जाएगा 50,000 में से पी हटा दो तो दूसरा हिस्सा 50,000 माइनस पी बन जाएगा। तो सेम चीज को हम यहाँ अप्लाई करें कि ये वाला जो हिस्सा हमने लिया था ये 6% पे लिया तो इस पर 18% का इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जो बचा हुआ हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को हम ले लेते हैं, कौन सा हिस्सा, 50,000 माइनस पी, इस वाले हिस्से को हम ले लेते हैं। कौन से रेट पे, इस वाले हिस्से को ले लेते हैं हम 5% इंटरेस्ट पे, 5%। ठीक है, तो 5% पे अगर हम इसको लेंगे तो ये 3 साल में हमें 15% का इंटरेस्ट देगा। ऐसा ही कुछ होगा। तो यहां से हमें 18% का इंटरेस्ट मिल गया, यहां से हमें 15% का इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, दोनों जो पैसा है वो अलग अलग है। देखो ये पी है और ये 50,000 माइनस पी है। ये कुछ ऐसे ही सपोज करो, ये 50,000 की जगह सपोज करो ये 10,000 में बोलूं कि पी जो है 10,000, तो आप क्या बोलोगे कि दूसरा हिस्सा क्या है, 50,000 माइनस 10,000, तो दूसरा हिस्सा कितना बन जाता है, 40,000। तो ये सेम चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। अब हमारे पास जो इसके आगे क्वेश्चन में लिखा है कि यदि वो 3 वर्ष पश्चात जो टोटल ब्याज देता है, तो टोटल ब्याज तो दोनों को जोड़ के बनेगा ना, तो दोनों को जोड़ देते हैं।
तो इस हिसाब से जो टोटल ब्याज बनेगा वो कितना बन रहा है, 8,400 रुपए बन रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसे सॉल्व कर दो, आपको अपने पी की वैल्यू मिल जाए तो समझ लेना कि आपका वो पैसा निकल गया जो आपने 6% रेट पे लिया होगा। अब देख लेते हैं, ये हो जाएगा आप पे 18p/100 प्लस आप इसकी मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो देखो 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 7500 माइनस अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो ये आएगा 15p/100 इज इक्वल्स टू 8400, ऐसा ही कुछ आएगा। ये 7500 प्लस का है, इधर जाके माइनस होगा और 18p में से 15p डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, ये दोनों का एलसीएम कितना है 100। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3p/100, ये 3p कहां से आ रहा है, इसमें से आपने इसको माइनस किया है, ठीक है। तो 3p 100 दोनों का एलसीएम, तो इसलिए 100 कॉमन, 7500 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो इस तरफ बच जाता है आप पे 900 रुपए, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगा 900 × 100 अपॉन, ये 3 में आ गया 3, इससे कैंसिल हो गया 300 बार, तो p यानी कि आपका वो पैसा जो आपने 6% पे लिया था वो कितना है, वो 30,000 रुपए। तो ये आपका आंसर बन जाता है 30,000 रुपए आपने किस पे लिए हैं, 6% पे, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि एक हिस्सा आपने 6% की दर पे लिया है, कितने साल तक, 3 साल, तो 6% 3 साल में कितना इंटरेस्ट आपको देगा, तो 6% 3 साल में आपको 18% का इंटरेस्ट देगा। ऐसे ही अगर आपका 5% होता 3 साल के लिए, तो 5% 3 साल में आपको कितना इंटरेस्ट देगा, आपको 15% का इंटरेस्ट देगा। बस तो टोटल जो इंटरेस्ट आपका बन रहा है वो कह रहा है कि वो 8,400 है। बस इसे सॉल्व कर दिया और हमने पी की जो वैल्यू निकाली, वो पी कौन सा है, जो 6% पे लिया हुआ है। यही हमसे पूछा था कि 6% पे आपने कितना पैसा लिया था, तो हमने 30,000 लिया। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन बोरोड ₹40,000 फॉर 4 इयर्स, 40,000 रुपए 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे लिए। अ पार्ट ऑफ विच ही बोरोड एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, 4% पर एनम पर एक हिस्सा लिया है, एंड द रिमेनिंग एट द रेट ऑफ 7% पर एनम, बचा हुआ 7% पे लिया है। और जो टोटल इंटरेस्ट लिखा है वो कितना लिखा है, 7,600 रुपए, जो आपने 4 साल बाद पे किया है। चलो इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो वो पैसा हमें कैलकुलेट करना है जो 7% पे लिया, लिखा है कि फाइंड आउट द सम दैट ही बोरोड एट द रेट ऑफ 7% पर एनम, 7% दर पर उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो P जो वो पैसा है जो हमने 7% पे लिया था 4 साल में, तो वो हो जाएगा 28% का आपको इंटरेस्ट देगा, क्योंकि 7% 4 साल में 28% देता है। प्लस अब बचा है 40,000 में से कितना बच गया, 40,000 माइनस P बच गया। इसको आपने किस रेट पे दिया, 4% पे, तो ये हो गया 16%। और कह रहे हैं आपने टोटल जो ब्याज देना है 4 साल में वो 7600 रुपए, मतलब दोनों को मिला के जो टोटल ब्याज बनता है वो 7600 रुपए ये कहा गया है। सॉल्व करते हैं, देखो ये आएगा 28p/100 माइनस 16p/100, तो इसे हम डायरेक्ट अब लिख रहे हैं 12p/100। इसकी मल्टीप्लाई देखो करके देखो तो 16 × 4 64, 6400, 100 से ये 2 जीरो कैंसिल होंगे तो 6400 आएगा। तो उधर जाके जब माइनस होगा तो 1200 देगा। क्लियर है। तो P की हमें वैल्यू चाहिए, तो P कितना हो जाएगा बेटा, 1200 × 100, ये 100 ऊपर आ जाएगा और ये 12 नीचे आ जाएगा। और 12 से हमारे पास ये 1200 कैंसिल हो जाता है 100 बार, तो आपका आंसर बन जाता है 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए वो पैसा है जो आपने किस रेट पे उधार लिया था, 7%। 7% पे आपने बोला है कि P लिया है, वही आपने कैलकुलेट करके बता दिया कि 10,000 वो पैसा है जो आपने 7% रेट पे लिया होगा। क्लियर होगा बेटा। पहला वाला क्वेश्चन भी क्लियर है, सेम ही क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा से पूछा गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A man borrowed ₹60,000 for 5 years, 60,000 रुपए 5 साल के लिए लिए। A part of which he borrowed at the rate of 3% per annum, एक हिस्सा 3% वार्षिक ब्याज की दर पर लिया, and the remaining at the rate of 6% per annum, और बचे हुए को 6% की दर पे लिया। ठीक है, 5 साल तक लिया हुआ है आपने ऐसा पैसा। फिर कह रहे हैं कि if he pays ₹72,000 as the total amount after 5 years,
Then find out the sum that he borrowed at the rate of 6% per annum. देखो अभी थोड़ा चेंज हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखा है कि एक व्यक्ति ने 60,000 रुपए लिए, पहले जैसे ही दो अलग अलग हिस्सों में लिए हैं। पहले पे 3% है, दूसरे पे 6% है, 5 साल तक लिए हैं। पर लास्ट लाइन इन्होंने लिखी है कि यह 72,000 रुपए की कुल धनराशि अदा करता है। आप अब तो इस टर्म्स को पहचान ही लेते होंगे, क्योंकि जब कुल धनराशि दी जाती है तो क्या बात होती है, तो किसके बारे में बात की जाती है। और जब ऐसे बोला जाता है कि ब्याज अदा किया गया, तो आपको ये पता है कि क्या दिया जाता है ना। दो अलग अलग टर्म हम पढ़ते हैं, ही पेज रुपीज समथिंग एज द टोटल इंटरेस्ट और इफ ही पेज रुपीज समथिंग एज द टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे जो 72,000 रुपए कह रहे हैं ना, ये अमाउंट है। देखो आपका 60,000 रुपए था ना टोटल पैसा, तो जो आपने उधार दिया था, ये अगर 72,000 आपके पास वापस आया तो इसमें से ब्याज कितना है, तो ब्याज आपको 12,000 रुपए मिला है ना। इसका मतलब आपका जो ब्याज है वो 12,000 रुपए। क्लियर है। तो पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट ब्याज लिखा हुआ था, ये बोला था कि इतना इंटरेस्ट पे किया। अभी इंटरेस्ट नहीं बोल रहा, अभी कह रहा है कि 72,000 का टोटल अमाउंट पे किया। दोनों में फर्क है, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं फिर आगे क्या करना है आपको। तो अपने जो P जो पैसा है वो लेना है किस रेट पे, 6% पे, और कितने साल तक, 5। इसका मतलब आपको 5 साल में 30% इसी वाले पैसे पे इंटरेस्ट मिलेगा। बचा हुआ कितना है, प्लस बचता कितना है, बचता है 60,000 माइनस P, ये आपका बच गया। इससे आपने 3% की दर पे लेना है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो 3% से ये 15% आ जाएगा, और टोटल जो ब्याज बताओ कितना है बेटा, 12,000 रुपए बस। अब इसको सॉल्व करना है, जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, तो 30p अपॉन 100 और माइनस 15p अपॉन 100, तो ये जाएगा 15p अपॉन 100। क्लियर है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये मल्टीप्लाई करोगे, देखो 15 इंटू 6 कितने बार मल्टीप्लाई होता है, 90 बार मल्टीप्लाई होता है। 2 जीरो कैंसिल हो गए तो 9,000 इधर जाके माइनस होगा 12,000 में से, तो इस तरफ आ जाएगा आपका 3,000। क्लियर है। हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं, लाइक आप इसे अलग अलग भी कर सकते हो, आराम से घर पे बैठ के आप आराम से इसे कैलकुलेट करो, आपका अपने आप ही एक पता चल जाएगा कि आपने कैलकुलेट करा कैसे। ठीक है। ओके, ये 100 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, 15 नीचे चला जाएगा, तो P इज इक्वल टू आ जाएगा आपका ये 3000। ठीक है, ऊपर कितना आ गया आप पे 100 अपॉन नीचे कितना आ गया आपका 15 से कैंसिल हो गया 200 टाइम इनटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 20,000 रुपए। तो आपने 60,000 में से 20,000 रुपए किस पे लिए हैं, किस पे लिए हैं, जो रेट आपसे पूछा था यानी कि 6%, जिसका आपका 5 साल का 30% बना। ठीक है, तो आपका वो पैसा जो 6% पे लिया गया था वो कितना है, वो 20,000 रुपए। वो P क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसा पहला वाला क्वेश्चन था, देखो सेम है। A man borrowed rupees 30,000 for 4 years, 20,000 रुपए 4 साल तक लेता है एक व्यक्ति। A part of which he borrowed at the rate of 4% per annum, एक हिस्सा 4% पे लिया है, and the remaining at the rate of 5% per annum, और बचे हुए को आपने 5% वार्षिक दर पर उधार लिया है। If he pays rupees 35,200, ध्यान से पढ़ना, 35,200 रुपए as the total अमाउंट दिया हुआ है आपको, 35,200 रुपए की कुल धनराशि आपने पे की है। तो आपको बताना है कि जो 5% पे आपने पैसा लिया है वो कितना होगा। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। 30,000 लिए हैं, 4 और 5% रेट पे 4 साल के लिए लिए हैं, और 4 साल बाद आपने जो पूरा पैसा जब वापस किया, पूरा पैसा मतलब 30,000 भी दिया और ब्याज भी दिया, तब जाके टोटल जो आपने वापस दिया वो 35,200 रुपए है। तो आपको मुझे ये बताना है कि वो कितना पैसा है जो आपने 5% रेट पे उधार लिया था। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आज आप घर से करोगे, आप खुद से करके बताओगे, और जो भी आपका आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ठीक है। अगर कहीं पे डाउट होता है, कोई डाउट है कि कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी जरूर लिखें। ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप उससे मेंशन कर सकते हो कि सर ये नहीं हो पाया, तो जो नेक्स्ट जो वीडियो होंगी हम उसमें इसी क्वेश्चन को दोबारा से भी करके बताएंगे। क्लियर है। तो ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ओके, नेक्स्ट है राम borrowed a certain sum
at the rate of 4% per annum for first 3 years and at the rate of 5% per annum for the next 4 years on simple interest. If he had to pay an interest of rupees 16,000 at the end of 7 years, then find out the sum that he borrowed. ठीक है, लिखा है कि राम ने कोई धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 4% दर पर और बाद के जो वर्ष हैं यानी कि बाद के 4 वर्ष हैं उनके लिए 5% दर पर उधार ली है। यदि उसने 7 वर्ष पश्चात 16,000 रुपए का ब्याज अदा किया तो आपको बताना है कि राम ने कुल कितनी धनराशि उधार ली थी। तो चलो देख लेते हैं। अच्छी चीज ये है कि ये जो पैसा आपने लिया है ये किस पे लिया है, साधारण ब्याज पे लिया है। तो साधारण ब्याज पे एक चीज तो अच्छी है कि हमेशा जो ब्याज आपको मिलेगा वो मूलधन पे मिलेगा, मतलब मूलधन हमेशा इक्वल रहेगा। तो देखो आपने 100% पैसा लिया होगा तो ये 100% आपका बदलेगा नहीं, ये हमेशा 100% ही रहेगा। इस पे ब्याज हमेशा इसी पे मिलेगा चाहे आप किसी भी रेट से लो। तो आपको जो ब्याज मिल रहा है वो 100% पे मिल रहा है। अब कह रहे हैं कि पहले 3 साल तक जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 3 साल के लिए जो आपका ब्याज की जो दर थी वो थी आपकी 4%, 4%। तो 4% अगर आप 3 साल तक इंटरेस्ट दोगे तो ये टोटल आपको 12% इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 1 साल का अगर 4% है तो 3 साल का 12% बनता है। ऐसे ही आपको बोला है कि अगले जो 4 साल हैं, जो 4 इयर्स अगले हैं, उसमें जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है। तो अगर 5% 4 साल तक आपने लिया होगा तो 20% यहां से आ गया होगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पहले 3 साल में हमें 12% ब्याज मिल रहा है और अगले 4 साल में हमें 20% ब्याज मिल रहा है। तो इन पूरा ब्याज आपको कितना मिल गया, टोटल जो समय था ये कितना, 7 साल। तो 7 साल में आपको टोटल ब्याज कितना मिल गया है, 32% ब्याज मिल गया है। तो आपको जो ब्याज मिल रहा है वो 32% है। और क्वेश्चन में कितना लिखा है, क्वेश्चन में कह रहा है आपको जो ब्याज दिया राम ने वो कितना है, 16,000 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि राम को जो 7 साल में ब्याज देना था वो 32% था, पर क्वेश्चन में लिखा है 16,000, तो 32% 16,000। तो आपको बताना था कि राम ने कितना पैसा उधार लिया। तो राम ने 100% लिया है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16,000 अपॉन 32 इंटू 100। ठीक है। अब हम अगर इससे कैंसिल करने जाएं तो 32 से 160 आपका 5 टाइम कैंसिल हो जाता है, 2 जीरो बचेंगे तो आपका ये आ जाएगा 50,000। तो 50,000 रुपए राम ने उधार लिए थे, जिसको पहले 3 साल तक उसने 4% पे रखा और उसके बाद 5%। आप इसे जोड़ इसलिए सकते हो क्योंकि ये हमेशा मूलधन पे मिल रहा है। तो मतलब हमेशा जो ब्याज मिलेगा उससे 50,000 पे मिलेगा और किसी पे नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि सर कि 3 साल बाद हमारा पैसा 50,000 के साथ 12% ब्याज जोड़ के जो बनेगा उस पर ब्याज मिलेगा, नहीं। अगर ये साधारण ब्याज है तो आपका हमेशा जो ब्याज मिलेगा वो मूलधन पे मिलेगा। अगर ये 3 साल के बाद वाले अमाउंट पे मिलता तो ये फिर चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ये साधारण ब्याज नहीं है। क्लियर है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 50,000 हो जाएगा। ठीक है। तो आपने क्या लिखा, 3 साल का 12% और 4 साल का 20%, तो टोटल ब्याज 32%, जो किसके बराबर था, 16,000। इस तरह हमने कैलकुलेट करा। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विवेक borrowed a certain sum at the rate of 3% per annum for first 2 years, okay, at the rate of 4% per annum for next 3 years and at the rate of 5% per annum for the next 4 years. Okay, मतलब 3 बार आपने इस पैसे को लिया, 3 अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेट पे। If he pays rupees 7,600 as the total interest after 9 years, तो 9 साल का टोटल टाइम पीरियड था, उसमें आपने 7600 रुपए का 7,600 रुपए का कुल ब्याज अदा किया। तो आपको बताना है कि विवेक ने कितनी धनराशि उधार ली थी। ओके, आसान सा सवाल है, सेम वैसे ही करना है। तो देखो पहला आपको क्या बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 3%। कितने साल तक है बेटा, 2 साल। खुद लगाओ कि 3% अगर 2 साल तक मिलेगा तो आपको कितना इंटरेस्ट देगा, 6%। तो 2 साल में आपको 6% मिल गया। फिर कह रहे हैं कि अगले 3 साल तक रेट जो रहेगा वो 4% है। ठीक है,
4% के हिसाब से 3 साल का आपका कितना इंटरेस्ट बनेगा 12%, तो 12% ये होगा। ये भी क्लियर हो गया। ओके, आगे कह रहे हैं कि आगे के लिए क्या बोल रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि अगले जो 4 साल हैं उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 5%। तो इसका मतलब ये टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा फिर आपका बेटा 20%। ओके, तो 6%, 12%, 20%, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया ये, आप इसको जोड़ोगे तो ये आ गया 38%। तो ये देखो ये 2 साल का था, ये कितने साल का था, ये 3 साल का था, और ये कितने साल का था, ये 4 साल का। टोटल कितना हो गया 9 साल, तो 9 साल में आपका टोटल गया 38%। जबकि क्वेश्चन में कुछ और लिखा है, वो कह रहे हैं 7,600, तो ठीक है 38% जो है 7,600 है, तो हमारा मूलधन कितना होगा जो हमने लिया था, तो 100% है जिसपे सारा ब्याज बना, तो वो है 100%, वो कितना हो जाएगा 7600 अपॉन 38 इंटू 100। इससे कट जाएगा बेटा 200 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये विवेक ने उधार लिए थे, ठीक है, जिसको पहले 2 साल तक 3% पे, अगले 3 साल तक 4% पे, और अगले 4 साल तक 5% रेट पे लिया। क्लियर है? तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके रह सकते हैं जहाँ पे टाइम को बांटा जा रहा है। अच्छी चीज ये है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो सीधा सीधा जुड़ेगा, क्योंकि हर बार इंटरेस्ट एक ही प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसी borrowed a certain sum at the rate of 5% per annum for first 3 years and at the rate of 6% per annum for next 4 years on simple interest. If she had to pay an amount of rupees 41,700 after 7 years, at the end of 7 years, then find out the sum that she borrowed. Okay, तो लिखा है कि मानसी ने पहले 3 वर्ष के लिए जो धनराशि उधार ली है उसके लिए उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा था 5%, और अगले 4 साल तक जो उन्होंने धनराशि ली है उस पर रेट है 6% पर annum, और ये कहा है कि 41,700 रुपए की कुल धनराशि अदा की है। अब तो ये बताने की भी जरूरत नहीं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपने पूरा पैसा वापस किया। ठीक है, तो बेटा 100% आपने उधार लिया होगा, तो मानसी ने जो उधार लिया होगा वो 100% लिया होगा। पहले 3 साल तक रेट रखा है 5%, तो ठीक है 3 साल का हो गया 15%। फिर क्या कह रहे हैं कि अगले जो 4 साल है उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखा है बेटा 6% रखा है, तो 6% के हिसाब से 4 साल का हो गया 24%। यही था, तो आपका जो टोटल ब्याज बन गया वो कितना बन गया, वो बन गया 39%। तो इतना आपका टोटल ब्याज बन गया। अब अगर मानसी ब्याज वापस देती 7 साल बाद वापस देती ब्याज, तो 39% देना होता, पर मानसी ने क्या वापस किया, अमाउंट वापस किया, पूरा का पूरा पैसा ही लौटा दिया। तो पूरा पैसा कैसे लौटाएगी, 100% ये देगी और 39% ये देगी, तो पूरा पैसा जब पूरा अमाउंट वापस होगा तो ये होगा 139%, जो कितना बोला है, बोला 41,700 रुपए आपने टोटल अदा किया है, टोटल जो आपने पैसा वापस किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इस हिसाब से हमारे पास 100% जो बनेगा वो 100% कितना होगा, तो ये आएगा 41700 अपॉन 139 इंटू 100। इससे अगर हम इसे कैंसिल करें तो ये 300 टाइम पूरा कैंसिल हो जाता है, तो इसका मतलब मानसी ने जो पैसा उधार लिया था वो कितना है 30,000 रुपए। ठीक है, तो मानसी ने जो पैसा उधार लिया था वो कितना आएगा आपका 30,000 रुपए। तो क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो कि अगर अमाउंट दिया है तो ध्यान रखना उसे अमाउंट से कंपेयर करो, मिश्र धन से कंपेयर करो। मिश्र धन अमाउंट होता है क्या है, जितना पैसा लिया है वो प्लस जितना ब्याज है वो, तो टोटल मिला के जो पैसा बनता है उसे हम अमाउंट कहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि वापस क्या दिया जा रहा है, ब्याज दिया जा रहा है तो ब्याज से कंपेयर करो, अमाउंट दी जा रही है तो अमाउंट यानी कि मिश्र धन दिया जा रहा है तो मिश्र धन से कंपेयर करो। लिखा गया ना कुल धनराशि अदा कर दी, जितना भी लिया था वो सब अदा कर दिया, तो अदा सब क्या है, सारा वापस किया है, तो मतलब 139% वापस किया। क्लियर है? तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है गंभीर borrowed a certain sum at the rate of 5% per annum for first 4 years and at the rate of 4% per annum for the next 5 years.
If he had to pay an amount of rupees 56,000 at the end of 9 years, then find out the sum that he borrowed. Okay, चलो देख लेते हैं. सेम क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन अभी भी वापस क्या दिया जा रहा है, अमाउंट दिया जा रहा है. लिखा है क्वेश्चन में, गंभीर ने एक पैसा उधार लिया है, पहले 4 साल तक 5% पे और अगले 5 साल के लिए 4%, मतलब टोटल 9 साल हो गए. तो 9 साल में गंभीर का देखते हैं टोटल ब्याज कितना बनता है और उन्हें अगर कुल पैसा वापस करना पड़े तो कितना पैसा वापस होगा. तो 100% गंभीर ने उधार लिया, पहले 4 साल तक कितना बैठेगा बेटा, तो पहले 4 साल में 5% रेट है तो 20% बनेगा और अगले जो 4 साल है उसके लिए और अगले जो 5 साल है उसके लिए 4% रेट है तो 20% ये भी बनेगा. तो टोटल ब्याज अगर देगा तो 40% और गंभीर ने पूरा अमाउंट ही वापस कर दिया है, तो इसका मतलब टोटल उन्हें देना था 140%, जो किसके बराबर कहा गया है, 56,000 रुपए के बराबर कहा गया है. 56,000 रुपए पे 140% 56,000 है, तो आपको क्या बताना था, 100% किसके बराबर होगा, तो हो जाएगा 56,000 अपॉन 140 इंटू 100. कैंसिल हो जाता है, 14 से कट जाएगा कितने बार, ये आपका कटेगा 400 बार, तो ये हो जाएगा आपका 40,000. गंभीर ने जो धनराशि उधार ली थी वो कितनी है, वो 40,000. क्लियर है. सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था, बस ये जरूर ध्यान रखना, क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में ये बार बार कहा जा रहा है, बार बार समझाया जा रहा है कि आपको अमाउंट वापस करना है या इंटरेस्ट वापस करना है. पूरा क्वेश्चन इस पर डिपेंड करता है. अगर आपने कंपेयर कर दिया, सपोज करो 40% से इसके कंपेयर कर दिया तो आपका आंसर ही बदल जाएगा. तो वो ध्यान रखना कि आप पैसा वापस कर रहे जो रहे हो वो ब्याज का पैसा है या पूरा अमाउंट का पैसा है. क्लियर है. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, क्वेश्चन पढ़ेंगे. क्वेश्चन में लिखा है सुरेंद्र इन्वेस्ट 20% ऑफ हिज ईयरली इनकम in a scheme from which he gets a simple interest of 5% per annum each year. each year मतलब हर साल जो है, प्रत्येक वर्ष जो है सुरेंद्र अपनी वार्षिक आय का 20% जो है वो एक स्कीम में इन्वेस्ट करता है जहां से उसे 5% पर annum, हर साल 5% पर annum का इंटरेस्ट मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है. If he receives an interest of rupees 12,000 at the end of 3 years, ओके 3 ईयर में 3 साल में सुरेंद्र को जो टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है बेटा वो कह रहे हैं कि 12,000 है, तो देन फाइंड आउट हिज ईयरली इनकम. तो उसकी वार्षिक आय आपको बताने की वार्षिक आय कितनी है. अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व होगा. तो देखो होगा ये कि सुरेंद्र अगर हर साल ये इन्वेस्ट करता है तो हर साल ये पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा. तो जो देखो ध्यान से समझना, जो आपने पहले साल जो फर्स्ट ईयर आपने इन्वेस्ट किया होगा उसका ब्याज आपको कब तक मिलेगा, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, है ना. तो पहले साल जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया होगा फर्स्ट ईयर वो आपको 3 बार यही ब्याज देगा, पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे, क्योंकि 3 साल लिखा है. तो इसका मतलब 5, 5, 5, तो 15% आपका ब्याज बन जाता है. कब, अगर 5% 3 साल तक रहा. पर ऐसा पहले ही साल नहीं हुआ होगा, दूसरे साल भी सुरेंद्र ने अपनी आय का वही हिस्सा इन्वेस्ट किया होगा, उतना ही हिस्सा. तो सुरेंद्र ने अगर दूसरे साल इन्वेस्ट किया होगा सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर में आपको किन 2 साल का ब्याज मिलेगा, एक इस दूसरे साल का और एक तीसरे साल का. तो 2 बार का ब्याज यहाँ पे भी आपको मिलेगा और कितना कितना मिलेगा, 5-5 मिलेगा. मतलब 2 साल में आपका जो सेकंड ईयर आप पैसा निवेश करोगे उस पर आपको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा. फिर थर्ड ईयर, क्योंकि एंड हुआ है तीसरे साल का, तो थर्ड ईयर में भी आपने ये पैसा इन्वेस्ट किया होगा और तीसरे साल जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा उस पर आपको सिर्फ 5% का ब्याज मिला होगा. ये समझ में गया होंगे आप. ये पहले साल जो पैसा दिया जा रहा है उसका 3 साल का ब्याज आ रहा है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल. दूसरे साल जो निवेश कर रहा है, क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है बेटा ईच ईयर, हर साल वो इन्वेस्ट कर रहा है. तो हर साल कर रहा है तो दूसरे साल क्या हुआ होगा, दूसरे साल जो पैसा निवेश किया होगा उसमें किसका ब्याज मिला होगा, सिर्फ दूसरे साल और तीसरे साल का. फिर तीसरे साल फिर वो निवेश करेगा, फिर इन्वेस्ट करेगा, तीसरे साल में क्या होगा, सिर्फ तीसरे साल का ब्याज मिलेगा. क्लियर है. तो इसका मतलब टोटल जो सुरेंद्र को ब्याज मिल जाता है वो मिलता है 30%. तो 3 साल में जो ब्याज सुरेंद्र को मिलता है वो कितना परसेंट मिलेगा,
30% मिलेगा, जो कि क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया 12,000 रुपए। तो इसका मतलब ये 30% किसके बराबर है, ये 12,000 रुपए के। तो इसका ये मतलब हुआ कि कोई 100% कितना हुआ, 100% मतलब जो निवेश किया था किसने, सुरेंद्र ने। तो सुरेंद्र ने जो निवेश किया था वो कितना था, 12,000/30 × 100। तो सुरेंद्र ने जो निवेश किया था वो कितना हुआ बेटा, वो हो जाएगा 40,000 रुपए। तो ये जो 40,000 रुपए हम कह रहे हैं, ये क्या है, ये निवेश है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये वो इन्वेस्टमेंट है, ये वो निवेश है जो सुरेंद्र ने किया है, सुरेंद्र ने स्कीम में डाला है। अब ये जो इन्वेस्ट किया है ये तो सिर्फ 20% है किसका, सुरेंद्र की जो ईयरली इनकम है उसका। तो इसका ये मतलब हम लगाएं कि सुरेंद्र की अगर ईयरली इनकम में कहूं कि 100% है, तो ये तो सिर्फ उस 100% का 20% है, कह सकते हो। तो इसका ये मतलब हम ले सकते हैं कि अगर 100% इनकम थी तो 20% जो निवेश किया वो कितना है, 40,000। तो 20% किसके बराबर है बेटा, यह 40,000। तो टोटल जो वार्षिक आय रही होगी वो 100% रही होगी, ये कितना आ जाएगा, 40,000/20 × 100। ठीक है, ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम, 2,000 बार कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आता है इस केस में कितना आ रहा है, 2 लाख रुपए। क्लियर है, तो इसका जो आंसर आपका आता है वो कितना आ रहा है, 2 लाख रुपए इसका आंसर है। तो वार्षिक आय में बता रहे थे हमने, वार्षिक आय कैलकुलेट, ये समझ में आ रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, पहले साल जो निवेश किया है पैसा, उस पर 3 साल का ब्याज आ रहा है, 5 5 5 3 साल का। दूसरे साल जो पैसा आपने डाला होगा उस पर 2 साल का ब्याज आएगा। क्या, कौन कौन से, दूसरे और तीसरे। तीसरे साल जो ब्याज आपको मिलेगा वो सिर्फ तीसरे साल का होगा, यानी 5%। तो टोटल ब्याज आपको कितना मिलेगा बेटा, 30%। और ये 30% आपको बोला गया, क्वेश्चन में लिखा है कि 12,000 रुपए का कुल ब्याज मिला है 3 साल में। 30% 12,000 है, तो पैसा जो निवेश किया गया होगा वो 40,000 है। और ये जो निवेश आप कर रहे हो, जो इन्वेस्ट आप कर रहे हो, ये सिर्फ 20% है टोटल इनकम का, जो टोटल ईयर की इनकम है। तो 20% 40,000 है, तो 100% 2 लाख रुपए। क्लियर है। तो अगर हमसे पूछा गया सुरेंद्र की ईयरली इनकम क्या है, तो 2 लाख। हो सकता था एग्जामिनर ये बोल देता है कि मंथली इनकम बताओ, मासिक आय बताओ। पता है जब साल में 2 लाख मिल रहा होगा तो महीने में कितना मिल रहा होगा, तो 12 से डिवाइड कर दो, आपको मासिक आय भी पता चल जाएगी। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं एक और। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है जैसा पहले था, सेम वही चीज पूछी गई है। अभी कह रहे हैं कि दिनेश जो है अपनी आय का 25% इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे पहले 20% कर रहा था सुरेंद्र, वैसे ही दिनेश कितना कर रहा है, 25% कर रहा है। और किस रेट पे कर रहा है, कह रहे हैं बेटा 4% पर एनम, हर साल उसे 4% मिलेगा ब्याज। और 3 साल में से जो टोटल ब्याज मिल रहा है वो 7,200 है। वही से वैसे मैं डायरेक्ट अभी से कर रहा हूँ। पहला 10 साल जो आपने पैसा निवेश किया होगा फर्स्ट ईयर में, उसके लिए आपको 3 साल का ब्याज मिलेगा 4 4 4 12%। तो 12% तो पहले साल वाले पैसे पे मिलेगा। जो दूसरे साल आप इन्वेस्ट करोगे उस पे कितने साल का ब्याज मिलेगा आपको, दूसरे साल और तीसरे साल 2 साल का, 4 4 8%। तो दूसरे पे आपको 8% मिलेगा। ठीक है, टोटल हो गया 20%। तीसरे साल आप जो निवेश करोगे उस पे सिर्फ एक ही बार का ब्याज मिलेगा, यानी 4%। तो टोटल आपको ब्याज कितना मिल गया बेटा, 24%। तो 3 साल में जो टोटल ब्याज मिलता है वो है 24%। इसमें ये वाला जो ब्याज है ना, ये फर्स्ट वाला, ये 3 साल का है, यहाँ पे 3 साल का ब्याज है। ये जो ब्याज है ये सिर्फ 2 साल का है, और ये जो ब्याज है ये सिर्फ 1 ही साल का है। क्लियर है। तो 24% जो है वो किसके बराबर आ रहा है, 24% कह रहे हैं 7,200 रुपए के बराबर। क्लियर है, 7200 के बराबर आ रहा है। तो 100% कितना होगा बेटा, जो आपने टोटल निवेश किया है वो कितना आएगा, 7200/24 × 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा 300 बार। तो इसका मतलब ये हो गया 30,000 रुपए आप निवेश करते हैं। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट है वो है 30,000 रुपए। हमसे ये नहीं पूछा कि इन्वेस्टमेंट कितनी है, हमसे ये पूछा है कि इनकम कितनी है। तो हमें पता है इनकम कितनी थी, ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इनकम का 25% है। तो अगर इनकम के रेस्पेक्ट में मैं बात करूं तो इनकम का 25% जो है वो 30,000 रुपए है।
तो टोटल इनकम 100% अगेन हम निकाल देते हैं, टोटल इनकम है, क्योंकि इन दोनों में फर्क ये है कि ये आपके इन्वेस्टमेंट को दिखाता है और ये आपके टोटल इनकम को दिखाता है। तो ये हो जाएगा आपका 30,000 अपॉन 25 इंटू 100, 25 से 100 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, ये आपका 4 टाइम कैंसिल होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे तो आएगा 1,20,000, 1,20,000 रुपए ये सालाना इनकम आती है। और अगर मंथली पूछे, मासिक आय पूछे, तो 12 से डिवाइड कर दोगे तो आप बोलोगे कितनी होगी आपकी 10,000 रुपए मंथली इनकम। क्लियर होगा बेटा? 25% कितना है 30,000, और सालाना इनकम जो बनेगी वो बनेगी 1,20,000, जो ईयरली इनकम हमसे पूछी। तो ये ध्यान रखो कि आप किस रेट से कितने साल तक ब्याज पे कर रहे हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं पे खत्म करने जा रहे हैं, यहीं तक आज हम लेके चलेंगे। जो नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें अगला जो हम टॉपिक इंक्लूड करेंगे उसमें हम इसी टाइप के क्वेश्चन कुछ करके देखेंगे जो चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड होंगे, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा अगला टॉपिक रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद हम दोनों टॉपिक को मिला के कुछ कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे, जहां पे सीआई और एसआई को हम दोनों को मिला के सेम टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जहां पे एसआई और सीआई दोनों मिला के क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आज के लिए जो पढ़ा है वो होप वो आपको समझ में भी आ चुका होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।